नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे भारत एवं विश्व के प्रमुख पठार के बारे में। पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे, उसके बाद परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखते हैं, भारत एवं विश्व के पठार के बारे में। पहले भारत के देखते हैं, भारत के प्रमुख पठारों के बारे में। ठीक है, तो पठार, सबसे पहले बात की जाए पठार किसे कहा जाता है। आसान भाषा में देखें हम तो यह धरातल का विशिष्ट स्थल रूप है जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है, यानी कि उठा हुआ होता है, जिसका ऊपरी जो भाग होता है वो क्या होता है, चौड़ा और सपाट होता है। ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है, उसे क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। यानी कि धरातल का विशिष्ट स्थल रूप होता है जो अपने आसपास की जमीन से ऊंचा हुआ उठा होता है। ठीक है, और जो उसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वो चौड़ा होता है और सपाट होता है, उसे क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। अब बात करें दक्कन के पठार की, तो दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह एक त्रिकोणीय भूभाग है, यानी कि इसकी जो आकृति है दक्कन के पठार की, ये त्रिकोणीय आकृति में फैला हुआ है और ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसकी स्थिति की बात करें, जो कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बीच नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। तो इसी एक दो लाइन से 3 क्वेश्चन बन गए हैं। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसकी आकृति की बात की जाए तो ये त्रिकोणीय है, और जो इसका क्षेत्र पड़ता है, इसका एरिया पड़ता है, वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच जो नर्मदा है उसके दक्षिण में ये स्थित है। अब बात करें पठार की, तो पठार के प्रकार की बात की जाए तो मुख्य रूप से ज्वालामुखी पठार और विच्छेदित पठार होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी पठार क्या होते हैं, कौन से होते हैं। ज्वालामुखी पठार यह पृथ्वी की सतह पर दरारों के माध्यम से होने वाले लावा के कई लगातार विस्फोट से बनता है। ठीक है, जो पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर दरारों में के माध्यम से जो विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद में जो लावा निकलता है, उससे इस ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो उत्तरी आयरलैंड में जो एंट्रीम का पठार है, कहाँ है ये, उत्तरी आयरलैंड में एंट्रीम का पठार, और भारत का दक्कन का पठार। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया का पठार, ये सभी तीनों प्रकार के जो ये पठार बताए हैं, ये सभी ज्वालामुखी पठार की श्रेणी में आते हैं। अब बात करें विच्छेदित पठार। जब कोई बड़ा एवं प्राचीन पठार विभिन्न भौतिक कारकों जैसे कि नदियां, पवनों आदि से द्वारा लंबे समय तक अपर्दन करता है, यानी कि अपर्दन के द्वारा जिन पठारों का निर्माण होता है वो विच्छेदित पठार कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करें हम कौन कौन से वो पठार हैं, यानी कि अपर्दन करता है तथा छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है, तो वो विच्छेदित पठार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार हुआ, कर्नाटक का पठार हुआ, बुंदेलखंड का पठार हुआ, बघेलखंड का पठार, ये मध्य प्रदेश वाले। तो ये जो पठार हैं ये विच्छेदित पठार हैं, यानी कि कटे पटे प्रकार के ये पठार हैं, जिनका निर्माण नदियों या पवनों के माध्यम से, जो अपर्दन के माध्यम से, कटाव के माध्यम से निर्माण हुआ है, ये विच्छेदित पठार कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो यह भारत का सबसे पुराना, सबसे खनिज संपन्न व सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसके एरिया की बात की जाए तो 16 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में यह विस्तृत है, और यह किस भाग का है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। अरावली पर्वतमाला है वो भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भी गोंडवाना ही लैंड का हिस्सा है। ठीक है, और 16 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में ये फैला हुआ है। क्लियर। इस पठारी प्रदेश की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 600 से 900 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है। कभी 600 मीटर भी है, कहीं 700 भी है, 800 भी है, यानी कि मैक्सिमम 900 है और मिनिमम 600 मीटर है। जो उत्तर में इसकी स्थिति की बात करें तो ये उत्तर में उत्तरी मैदान, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। इसके निर्माण की बात करें हम तो इसका निर्माण क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। क्लियर है। भारत का सबसे पुराना खनिज संपन्न व सबसे
बड़ा भौतिक प्रदेश है, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। ठीक है, और सबसे मैं इसकी लंबाई की बात की जाए तो 600 से 900 मीटर यहाँ इसके पठारी क्षेत्र में इसकी लंबाई पाई जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? एक है मध्यवर्ती भाग और दूसरा हम आगे देखेंगे। ठीक है, पहले की बात करें हम मध्यवर्ती उच्च भूमि, तो इसे मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है, यानी कि मध्य भारत का पठार या मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है, यह मारवाड़ और मेवाड़ की ऊपरी सीमा के पूर्व में स्थित है। इसकी मुख्य नदी कौन सी है? चंबल। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि या मध्य भारत का पठार। क्लियर। अब बात करेंगे हम इसके मध्यवर्ती उच्च भूमि के पठारों की। तो पहला देखेंगे हम मारवाड़ का पठार। तो जैसे मारवाड़ के नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है, तो कहाँ से है? राजस्थान से। यह पूर्वी राजस्थान में है। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 250 मीटर, यानी कि मिनिमम 200 मीटर और मैक्सिमम 250 मीटर तक इस मारवाड़ पठार की ऊंचाई है। मारवाड़ का पठार अरावली की पूर्व में स्थित है। इसकी स्थिति क्या है? जो अरावली पर्वतमाला है उसके पूर्वी भाग में यह स्थित है। क्लियर। अब बात करें हम बुंदेलखंड के पठार की, तो यह उत्तर भारत में गंगा के मैदान और दक्षिण में विंध्य रेंज के मध्य स्थित है। कौन सा? बुंदेलखंड का जो पठार है वो उत्तर भारत में गंगा के मैदान और एक तरफ जो है दक्षिण में वो विंध्य रेंज जो पड़ता है उसके बीच में यह स्थित है। यह मालवा के पठार और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। इसमें केन, बेतवा और दासन नदियां बहती है। यानी कि बुंदेलखंड जो पठार है इसकी जो मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन सी है? केन है, बेतवा है और दासन है। ठीक है, केन, बेतवा और दासन बुंदेलखंड पठार की मुख्य नदियां हैं। क्लियर। आगे देखेंगे मालवा का पठार। कहाँ है? यह मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ है। यह मूल रूप से ज्वालामुखीय पठार है। कौन सा पठार? मालवा का जो पठार है उसकी स्थिति मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान पड़ता है उसके बीच में ये स्थित है। ठीक है, और ये ज्वालामुखी पठार है। मालवा पठार की ऊंचाई 550 से 600 मीटर के बीच में है और इस क्षेत्र की जो मिट्टी है उस मिट्टी का काला रंग बेसाल्ट की उच्च लोहे सांद्रता के कारण मिलता है। यानी कि इसके जो पठार है इसमें लोहे सांद्रता की मात्रा बहुत अधिक है और बेसाल्ट की इसमें चट्टान पाई जाती है। क्लियर। अब बात करें छोटा नागपुर के पठार की, तो यह भारतीय प्रायद्वीप का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। सोन नदी इस पठार में होते हुए गंगा में प्रवेश करती है। यानी कि जो सोन नदी है वो इसी पठार से माध्यम से गुजरती है और गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो औसत ऊंचाई क्या है? 700 मीटर है और ये मुख्यतः गोंडवाना चट्टानों से बना है। ठीक है। अब बात करें बघेलखंड के पठार की, तो यह दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग के रूप में मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है और सोन और टोंस नदियां बघेलखंड पठार की महत्वपूर्ण नदियां हैं। क्लियर। कौन कौन सी नदियां हैं? सोन और टोंस नदियां। किस पठार की? बघेलखंड के पठार की। आगे देखेंगे मेघालय का पठार। यह छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है। यह मालदा, भ्रंश या राजमहल, गारो गैप द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। इस पठार पर लोहे अयस्क, यूरेनियम तथा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। किस पठार पर? मेघालय के जो पठार है वहां पर लोहे अयस्क, यूरेनियम और कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और जनजातियों की बात की जाए, पहाड़ियों की बात की जाए, ये जनजातियां भी हैं गारो खासी और ये पहाड़ियां भी है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी इस पठार पर स्थित है। किस पठार पर? मेघालय के पठार पर गारो खासी और जयंतिया मुख्य जो पहाड़ियां हैं। एग्जाम में काफी बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ ली जाते हैं। गारो खासी पहाड़ियां किस पठार का हिस्सा है? तो मेघालय पठार का हिस्सा होगा। ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। खासी पहाड़ियों पर चेरापूंजी तथा मासिनराम नामक स्थान पाए जाते हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी और मासिनराम। गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? नोकरेक।
जो एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखेंगे, अब देखेंगे हम दूसरा पार्ट उसका, दक्कन का पठार। यह आकार में त्रिकोणीय है, मैंने आपको पहले बताया था इसकी आकृति क्या है, त्रिकोणीय। और यह उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा और विंध्य, उत्तर में महादेव और मैकाल, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। इसकी जो आकृति है वो त्रिकोणीय है और इसका जो इसकी स्थिति है वो क्या है, उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा और विंध्य के बीच, उत्तर में महादेव और मैकाल, और पश्चिम में बात की जाए तो पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट के मध्य ये स्थित है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 600 मीटर है। ठीक है, अब दक्कन के पठार में बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पठार की। यह महाराष्ट्र में स्थित है, जैसे नाम से पता है आपको, यह बेसाल्ट की चट्टान से बना हुआ है। जो महाराष्ट्र का जो पठार है ये बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है। और यहाँ पर जो क्षेत्र में जो काली कपास की मिट्टी होती है, कैसी होती है वो, काली मिट्टी होती है, कपास के लिए उपयुक्त होती है, और वो क्षेत्र से ढका हुआ है और जिसे हम क्या कह जाते हैं, रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। जो काली मिट्टी होती है कपास के फसल के लिए उपयुक्त होती है उसको हम रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और वो यहाँ बहुतायत में पाई जाती है। अब बात करें हम कर्नाटक के पठार की। इसे मैसूर का पठार भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित है। यह दक्षिण में पश्चिम घाटों एवं पूर्वी घाटों के बीच सकरा हो जाता है। जब ये दक्षिण की तरफ जाता है, दक्षिण में पश्चिमी घाटों एवं पूर्वी घाटों के जो बीच का जो क्षेत्र पड़ता है इसका, वहाँ पर इसकी जो आकृति है वो सिकुड़ जाती है, यानी कि सकरा हो जाता है। ठीक है, और ये नीलगिरी पहाड़ियों में जाकर वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों में जाकर ये मिल जाता है। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे हम विश्व के प्रमुख पठारों के बारे में। पहला देखते हैं तिब्बत का पठार। इसे दुनिया का छत के रूप में भी जाना जाता है। तिब्बत का पठार या पामीर का पठार कह दो। ठीक है, इसको हम पामीर के पठार के नाम से भी जानते हैं। पामीर का पठार बचपन में पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन। पामीर का पठार या दुनिया की छत किसे कहा जाता है, पामीर के पठार को, जो कि तिब्बत के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया की दो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां कौन कौन सी, माउंट एवरेस्ट और K2 से घिरा हुआ है। ठीक है, यह मध्य एशिया में स्थित है और इसका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेनियन टेक्टोनिक प्लेट से के टकराने से हुआ है। जो ये तिब्बत का पठार है इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेनियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ है। अब बात करें हम कोलंबिया के पठार की। इसे सरप का पठार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी आकृति जो है वो सर्पिलाकार है, इसलिए इसको सरप के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और यह वाशिंगटन, ओरेगन और इडाहो जो कि यूएसए में है, कहाँ पर स्थिति इसकी क्या है, ये वाशिंगटन, ओरेगन और इडाहो में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। यह बेसाल्ट लावा के ज्वालामुखी विस्फोट से बनता है, इसलिए इसे बाढ़ बेसाल्ट पठार भी कहा जाता है। क्लियर, कोलंबिया का पठार कहाँ है, इसको सरप का पठार या बाढ़ बेसाल्ट के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाशिंगटन, ओरेगन और इडाहो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं वहाँ पर ये स्थित है, और इसका जो निर्माण है वो बेसाल्ट लावा और ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं कोलोराडो का पठार। यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसके उत्तर और पूर्व में रॉकी पर्वत, पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण में सोनोरन रेगिस्तान पाया जाता है। यानी कि जो इसकी जो स्थिति है कोलोराडो पठार की, वो उत्तर और पूर्व में रॉकी पर्वत है, इसके पश्चिम में ग्रेट बेसिन है और दक्षिण की बात की जाए तो सोनोरन रेगिस्तान है। ठीक है, इससे ये घिरा हुआ है। अब बात करें हम मस्कारीन का पठार की, तो इसकी स्थिति क्या है, यह हिंद महासागर में स्थित है और यह हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तल के नीचे वाला पठार है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थिति। जबकि पहले की बात की जाए तो पहला कौन सा होगा,
केरगुएलन का पठार हिंद महासागर का सबसे बड़ा पठार है। तो ये दूसरे नंबर का पठार है मस्कारिन का पठार, जो कि हिंद महासागर में इसकी स्थिति देखी गई है। ठीक है, अब बात करें मैक्सिकन का पठार की, तो इसे मैक्सिकल अल्टीप्लानो भी कहा जाता है। मैक्सिकल अल्टीप्लानो यह मुख्य रूप से खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी जो चांदी की खान है, कौन सी, चिहुआहुआ, वो कहाँ पाई जाती है, इसी मैक्सिकन पठार में पाई जाती है। कौन सी खान है, चिहुआहुआ। किसकी खान है, चांदी की है, विश्व की बहुत बड़ी खान है ये चांदी की, और ये कहाँ पाई जाती है, चिहुआहुआ है, जो कि मैक्सिकन पठार में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं आल्टीप्लानो का पठार। यह पेरू के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और बोलीविया के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह टीन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, आल्टीप्लानो का पठार कहाँ है, पेरू के दक्षिण में। ठीक है, पेरू के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, बोलीविया के पश्चिम क्षेत्र में इसकी स्थिति है। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट पठार देख लेते हैं, बस खाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपसे सीधे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो किम्बरेले का पठार कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में है। पैटागोनियन का पठार अर्जेंटीना में। मासिप सेंट्रल पठार फ्रांस में। बवेरियन पठार जर्मनी में। और पोटोहार्क पठार पाकिस्तान में। और एगर पठार कहाँ है, अल्जीरिया में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पठार थे भारत और विश्व के, जो आपको पढ़ा दिए गए हैं। अब हम इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ए है कर्नाटक का पठार, बी है बुंदेलखंड का पठार, सी है आपका दक्कन का पठार, और डी है बघेलखंड का पठार। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने। भारत का सबसे बड़ा पठार पूछा गया है, कौन सा है, कर्नाटक का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, या फिर बघेलखंड का पठार। तो क्या होगा राइट आंसर, बताइए। सी, दक्कन का पठार है जो भारत का सबसे बड़ा पठार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार किस भाग का हिस्सा है। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी में एमटीएस में पूछे गए हैं, और कुछ इसके अकॉर्डिंग हमने बनाए हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार किस भाग का हिस्सा है, बताइए। डायरेक्ट मैं आपको आंसर ही बताता हूं इसका। गोंडवाना लैंड का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार किस भाग का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ज्वालामुखी ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है, ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। चार ऑप्शन होंगे, उनमें से एक जो है वो ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है, बाकी जो तीन है वो ज्वालामुखी पठार का उदाहरण नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको एक बताना है कौन सा है, कर्नाटक
दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, दक्कन का पठार, बघेलखंड और बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। 4 ऑप्शन है। ज्वालामुखी पठार यानी कि ज्वालामुखी प्रकार का कौन सा पठार है, इनमें से 3 नहीं है और 1 है, वो कौन सा होगा? दक्कन का जो पठार है वो ज्वालामुखी पठार की श्रेणी में आता है। क्लियर? आगे देखेंगे। मध्य भारत का पठार या मध्यवर्तीय उच्च भूमि, मध्य भारत का पठार मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्य भारत का पठार या मध्यवर्ती उच्च भूमि पठार की मुख्य नदी कौन सी है? कि मुख्य नदी ठीक है। ऑप्शन है आपके पास यमुना, बी है चंबल, सी है गोदावरी और डी होगा आपका गंगा। बताइए, मध्य भारत का पठार या मध्यवर्ती उच्च भूमि पठार की मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी। इसकी जो मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी है। इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया की छत दुनिया की छत किसे कहते हैं या किस पठार को कहते हैं? ठीक है, तो दुनिया की छत, ऑप्शन देता हूं, बघेलखंड का पठार, बी है तिब्बत का पठार, सी आपका है कोलोराडो का पठार, या फिर मेघालय का पठार। बताइए, दुनिया की छत, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दुनिया की छत किसको? तिब्बत के पठार, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार। पामीर का पठार भी बोला जाता है तिब्बत के पठार को। तिब्बत का पठार या पामीर का पठार दुनिया की छत कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरप का पठार, सरप का पठार किसे कहा जाता है? सरप का पठार किसे कहा जाता है? बताइए, ऑप्शन दूं? ए है कोलोराडो का पठार, नागपुर का पठार। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका
कोलंबिया का पठार, और डी होगा तिब्बत का पठार। सर्प का पठार के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्या राइट आंसर होगा? कोलंबिया का पठार। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सुमेलित का है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है। एक नंबर है किम्ब्रेले पठार। किम्ब्रेले पठार। पहला है किम्ब्रेले पठार, इसकी स्थिति क्या है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है आपका पैटागोनियन का पठार। पैटागोनियन का पठार, इसकी स्थिति क्या है? अल्जीरिया। तीसरा आपका है मासिफ सेंट्रल पठार। इसकी स्थिति क्या है? फ्रांस। और चौथे ऑप्शन में आपका है बावेरियन का पठार। जर्मनी। ठीक है, चार ऑप्शन है। किम्ब्रेले का पठार ऑस्ट्रेलिया, पैटागोनियन का पठार अल्जीरिया, मासिफ सेंट्रल पठार फ्रांस और बावेरियन का पठार जर्मनी। इनमें से तीन सुमेलित हैं, एक जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा होगा बताइए? पैटागोनियन पठार कहाँ है ये? अल्जीरिया में तो नहीं है, तो कहाँ होगा? अर्जेंटीना में। ठीक है, इसकी स्थिति क्या है? अर्जेंटीना, जो कि यहाँ अल्जीरिया लिख रखा है, तो सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, पैटागोनियन, जो कि इसमें अल्जीरिया है, और इसका राइट जो लोकेशन है वो क्या है? अर्जेंटीना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए है मस्कारिन का पठार, बी है सी ऑप्शन में कोलोराडो, का पठार, और डी होगा आपका इसमें पोठोहार का पठार। बताइए हिंद महासागर का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन बी केरगुएलन का पठार। ठीक है, और दूसरे नंबर की बात की जाए तो कौन सा होगा? मस्कारिन का पठार। ये सेकंड नंबर है और ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा पठार कौन सा होगा? केरगुएल का पठार। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं खासी, गारो और जयंतिया। खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियाँ किस पठार में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ किस पठार में है? तो मालवा का पठार, बी है महाराष्ट्र का, सी है मेघालय और डी ऑप्शन में आपका आएगा कर्नाटक का, है ना। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो मालवा का पठार या फिर महाराष्ट्र का पठार, मेघालय का पठार या फिर कर्नाटक का पठार, खासी, गारो और जयंतिया। ठीक है, ये जनजातियां भी हैं, तो किसका है ये? मेघालय का पठार। मेघालय पठार के अंतर्गत ये पहाड़ियाँ आती हैं। कौन सी? खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियाँ। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की आकृति या आकार, है ना, दक्कन के का पठार, दक्कन के पठार का ना, दक्कन के पठार का आकार है, कैसा है? ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसकी आकृति पूछी जाती है, भाई त्रिकोणीय है, चतुष्कोणीय है, आयताकार है या वर्गाकार है। तो इसकी आकृति क्या है? त्रिकोणीय है। तो दक्कन का पठार है, उसकी जो आकृति है, ये आकृति काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी है? त्रिकोणीय। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमने पहले प्रमुख पठार के बारे में, विश्व के और भारत के पठार के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं एसके बुक्स द्वारा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो बुक्स प्रकाशित की गई है, उन बुक्स के बारे में। तीनों बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। सबसे पहले की बात करें हम तो सामान्य ज्ञान के लिए ये स्पेशल बुक बनाई गई है, जो कि एसएससी, जीडी व एमटीएस के लिए यूजफुल होने वाली है। इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसके अंदर एसएससी, जीडी व एमटीएस के 2011 से अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। एसएससी, जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें संकलन किया गया है। साथ ही सभी प्रश्नों की इसमें संपूर्ण व्याख्या की गई है, क्योंकि क्वेश्चन की जब व्याख्या की गई है तो उस व्याख्या से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको भी आपको पढ़ने में बहुत ही मदद मिलेगी और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। इस गाइड की बात करें तो ये एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ, एमटीएस एवं हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल गाइड बनाई गई है। इस गाइड में आपको सिलेबस के अनुसार जो आपका सिलेबस होने वाला है, सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश व तर्क शक्ति का इसमें संपूर्ण कवरेज डाल रखा है। साथ ही बात की जाए एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का, इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मैटर उपलब्ध करवा रखा है और सभी प्रश्नों की आपको इसमें संपूर्ण व्याख्या देखने को मिलेगी। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, आप अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करें और इसमें पीडीएफ के माध्यम से आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसकी बात करें तो ये अभ्यास पेपर सेट है जो एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ, हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये स्पेशल 24 पेपर्स का आपके लिए अभ्यास पेपर सेट बनाए गए हैं, जो कि 2023 के नवीनतम पैटर्न के अनुसार गत वर्षों के प्रश्न या पेपर भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें 2 सेशन होने वाले हैं। फर्स्ट सेशन की बात करें तो संख्यात्मक अभिरुचि और संख्या, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का होगा फर्स्ट सेशन। सेकंड सेशन जो होता है आपका वो सामान्य ज्ञान व अंग्रेजी का है।
इसके अकॉर्डिंग ही इन पेपर्स को बनाए गए हैं। तो 24 पेपर्स आपके लिए उपलब्ध करवा रखे हैं, यानी कि एग्ज़ाम से पहले अगर आप 24 पेपर आप तैयार करके जाएंगे तो आपके परीक्षा का लेवल अच्छा होगा और आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये बुक्स आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।